हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो हमारे टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट है, आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, व्यक्ति जो भी कुछ सोचता है, करता है या अनुभव करता है, वह उसके आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता का विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना या निर्माण किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्राप्त या सुलभकर्ता की होती है। वह ऐसी अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभवों को महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो ये है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना कार्य आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आकलन एवं शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ है। इकाई, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समाजीकरण। ठीक है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण एक विस्तृत अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। इसी विश्वास के साथ वह वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है ताकि बच्चे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। यह किसके सूचक हैं, ये पूछ रहा है। ये जो लक्षण दिए गए हैं किसके सूचक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
अधिगम अशक्तता की वाले विद्यार्थी, ठीक है। ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशलों या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो उसका मतलब है कि वह अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम अशक्तता एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यद्यपि बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्तरों से बार बार बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो यह रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संबंधित विद्यार्थी अपने वर्ग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह दूर हो सके और उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षिका को अपने कक्षा में सृजनात्मक अभ्यर्थियों के मूल विचारों को महत्व देते हुए अनेक परिप्रेक्ष्यों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी समस्याओं पर नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। उनमें अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति, दूरदृष्टि, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति में मौलिकता जैसे गुण होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ठीक है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। विषय वस्तु या बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। दूसरे शब्दों में वही विषय वस्तु सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है जो बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं आदि के अनुकूल हो तथा उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साध्य साधन विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। साध्य साधन विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक मुख्य उदाहरण है। समस्या समाधान व्यक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अवरोधों को दूर करने के लिए किन्हीं नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान के लिए अनुगामी कार्य संपादन, उपलक्ष्य विश्लेषण तथा साध्य विश्लेषण जैसी व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। साधन साध्य विश्लेषण में वर्तमान स्थिति एवं वांछित स्थिति के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसका हम अगला प्रश्न देते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। एक शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रत्येक
विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर एक विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चे से किस प्रकार बर्ताव कर सकता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इनका। शिक्षक को कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों में से बात करके उनकी अरुचि के कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्राप्त परिणामों के आधार पर उसका उपचार करना चाहिए। और अर्थात यदि अरुचि का कारण शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है तो उसमें सुधार करना चाहिए, और यदि विद्यार्थियों से संबंधित है तो विद्यार्थी एवं अभिभावक से बात करके उचित निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या अत्यंत आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ठीक है, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम के अनुसार विद्यार्थी वस्तुओं एवं उनके समक्ष प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। इसमें ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। शिक्षण के रचनावादी उपागम को बढ़ावा देने का कार्य जीन पियाजे वाइगोत्स्की ने किया। ठीक है, रचनावादी उपागम को बढ़ावा देने का कार्य किसने किया? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने किया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनानुभूति सिद्धांत के संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। किसके द्वारा? संवाद के द्वारा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांतों की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद महत्वपूर्ण औजार होता है, जिसके माध्यम से अधिक कुशल व्यक्ति अभिभावक या बच्चों के सहजानुभूति सिद्धांतों में सुधार करने या परिवर्तन करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।